गूगली क्वेश्चंस कहाँ आएंगे आपके पास? गूगली क्वेश्चंस एग्जाम में आईसीएसआई बेवकूफ बनाएगा आपको, और आप बेवकूफ बनोगे अगर आप ध्यान से नहीं चलोगे तो। और क्लीन बोल्ड, हाँ, गूगली बॉल पड़ेगी, बैट कहीं और होगा और गई विकेट आपकी। वो कहाँ आएंगे? क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस के अंदर। अब क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर किस तरीके से गूगली क्वेश्चन आ जाएंगे? दो तीन बातें हो सकती हैं इसमें। जब हम बोलते हैं गूगली क्वेश्चंस इन क्राइटेरिया बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स, अब आपने बहुत सारे क्राइटेरिया याद किए होंगे। सर याद ही तो नहीं रहते। अब ये बहाना तो चलेगा नहीं, इस वक्त तो ये आप बोल ही नहीं सकते याद नहीं रहते। सारा सिलेबस खत्म हो गया, रिवीजन हो गई, अब आप कहोगे सर अभी भी याद नहीं रहता, तो ये तो चलेगा नहीं भाई, नहीं तो गड़बड़ी गड़बड़ है। वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में अपॉइंट करना मैंडेटरी है, वो अलग क्राइटेरिया है। लिस्टेड कंपनीज और कंपनीज हैविंग नेटवर्थ 100 करोड़ और टर्नओवर 300 करोड़ और मोर, अनलिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज। देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनीज में अपॉइंट करना मैंडेटरी होता है, लिस्टेड पब्लिक कंपनीज में, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 10 करोड़ और मोर, or I'll say paid up capital 10 crore or more, or turnover 100 crore or more, or borrowings more than 50 crore. Audit committee के लिए भी सेम क्राइटेरिया, एनआरसी कमेटी के लिए भी सेम क्राइटेरिया, ऑडिट कमेटी, एनआरसी कमेटी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेम क्राइटेरिया। तो क्राइटेरियाज तो याद होने ही चाहिए। ऑडिटर वाला क्राइटेरिया जहां पर रोटेशन होती है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला क्राइटेरिया 139 सबसेक्शन 2। तो हर जगह अलग अलग क्राइटेरियाज हैं। 139 सबसेक्शन 2 में रोटेशन कौन सी कंपनीज में करना मैंडेटरी होता है, वो क्राइटेरिया याद करो। प्लस से ऑडिटर की बात हो रही है तो सेक्शन 141 में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर में जो क्राइटेरियाज दिए हुए हैं, कि रिलेटिव जो है वो मतलब एक व्यक्ति ऑडिटर बनना चाहता है कंपनी में, उसका रिलेटिव सेम कंपनी में 1 लाख रुपए तक के सिक्योरिटीज होल्ड कर सकता है, लेकिन होल्डिंग कंपनी में नहीं, सब्सी कंपनी में नहीं। तो वो क्राइटेरियाज, कितना लोन ले सकते हैं, कितनी गारंटी दे सकते हैं, तो वो क्राइटेरियाज तो याद करने पड़ेंगे यार, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ना, 141 वाले क्राइटेरियाज भी आते हैं। सो वेल से तो कुल मिलाकर खैर कहानी ये है कि क्राइटेरिया बेस्ड पे तीन चार तरीके की प्रॉब्लम्स आईसीएसआई आपको फंसाएगा। आप कहाँ फंसाएगा? एक तो ये होगा कि ऐसा क्वेश्चन में होगा, इन द क्वेश्चन द क्राइटेरिया विल बी गिवन which has no connection with the actual criterias, legal criterias laid down by lawmaker. In question, criteria in the question paper, in the question, criteria is given which has no connection at all with legal criterias in main provision। तो आप कैसे करोगे भाई? एक चीज ये है, ऐसा कोई क्राइटेरिया पकड़ा देंगे। फॉर एग्जाम्पल वुमेन डायरेक्टर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी कंपनी की बोरोइंग्स हैं 500 करोड़, आपकी कंपनी की बोरोइंग्स है 1000 करोड़, बताओ वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है या नहीं है? कुछ नहीं बताया कि कंपनी लिस्टेड है, कंपनी अनलिस्टेड है, पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, कुछ बताया नहीं है। बोरोइंग कंपनी है 500 करोड़, आपकी कंपनी की बोरोइंग है 500 करोड़, बताओ कि वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना मैंडेटरी है या मैंडेटरी नहीं है? ये क्वेश्चन आ रहा है। हाँ जी। तो कैसे आंसर करोगे? दूसरा है कि आपको ऐसा लग सकता है कि जो क्राइटेरिया हम पढ़ रहे हैं, ये क्राइटेरिया, अब बताना मुझे कैसे का आंसर करोगे? हाँ जी। दूसरा है, सेकंड पॉइंट है कि आपको क्वेश्चन पेपर में कहाँ उलझा देंगे। आपको जो क्राइटेरिया दिया जाएगा वो आपको कुछ 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 मिलता जुलता लगेगा। कि किसी पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग क्राइटेरिया से, लीगल प्रोविजन से लिंक तो है यार, इसका कुछ तो लिंक है। लीगल प्रोविजन में क्राइटेरिया था पेड अप कैपिटल, आपको दे दिया नेटवर्थ, कंपनी की नेटवर्थ बता दिया आपको, या आपको वोटिंग परसेंटेज में बता दिया, आपको पेड अप कैपिटल की फॉर्म में नहीं बताया। सो इन क्वेश्चन पेपर, इन द क्वेश्चन पेपर, the criteria is given, criteria is given which is having डायरेक्ट नहीं कहूंगा, इनडायरेक्ट कह लूंगा, इनडायरेक्ट लिंकेज with the criteria is given by the linkage, indirect linkage with criteria given by lawmaker or by MCA, Ministry of Corporate Affairs, in the section or in the rules, चाहे वो सेक्शन में हो चाहे वो रूल्स में है।
फॉर एग्जाम्पल, पुराने जमाने में एक था इक्विटी शेयर विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट, आप इशू करोगे 2019 से पहले की बात है, अप टू मैक्सिमम 26% पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, इससे ज्यादा इशू नहीं करोगे। अब वो क्राइटेरिया नहीं है, अब है कि द इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स विल हैव मैक्सिमम 74% वोटिंग राइट्स इन द ओवरऑल वोटिंग राइट्स ऑफ द कंपनी। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे, ध्यान से सुनना। कैन अ कंपनी इशू द इक्विटी शेयर्स विद द डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स व्हिच आर इक्वल टू 90% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी? अब इसके ऊपर तो लॉ मेकर ने कोई क्राइटेरिया दिया नहीं है। Can the company issue equity shares with the differential voting rights which are 90% of total paid up share capital of the company? अब आपका इसमें क्या बताना है? If आंसर में अब आपका दो presumption पे चलेगा और दो आंसर दोगे आप, there will be two answers, there will be two answers. If the equity shares with the 90 equity shares with the differential voting right which are 90% of the total paid up share capital of the company are less than or equal to 74% voting rights in the company, then it is allowed, then it is allowed. And if the voting right is voting right on such equity shares with the differential voting rights is more than 74% of the voting right of the company, then it is not allowed. तो आपको फंसाया कहां पर उन्होंने, बोला कि जी 90% पेड अप शेयर कैपिटल के बराबर इशू करना चाहते हैं। ओ भाई वो क्राइटेरिया ही नहीं है, वो क्राइटेरिया है ही नहीं, क्राइटेरिया तो 74% वोटिंग राइट है। तो आपको आंसर दो पार्ट्स में देना पड़ेगा, प्रिज्यूम ए प्रिज्यूम बी, आंसर का पार्ट ए आंसर का पार्ट बी। और ऐसा बहुत होने वाला है आपके साथ, फंसना नहीं है। गेटिंग दैट? समझ में आई बात? हाँ जी, गॉट दिस। हाँ जी मंजीत, आपने सही बताया कि अगर वो जैसे वुमेन डायरेक्टर वाला क्वेश्चन था कि 500 करोड़ की जी बोरोइंग है और कुछ बताया नहीं, तो उस केस में भी यही होगा, पहले हम जो लीगल क्राइटेरिया है वही लिखेंगे, वुमेन डायरेक्टर के केस में क्वेश्चन जब आएगा जो लीगल क्राइटेरिया है वही लिखेंगे, और उसके बाद ये बोलेंगे कि आपकी कंपनी की पेड अप कैपिटल 500 करोड़ है, द क्वेश्चन इज साइलेंट about the net worth, the question is silent about the turnover, and the question is silent whether the company is a listed company or unlisted company. So if this company, if the company in the given case जो भी कंपनी का नाम होगा, राधे श्याम लिमिटेड या जो भी कंपनी का नाम होगा, if this company XYZ Limited falls in any one of the criterias laid down by the rules, then the company has to appoint the woman director, comma otherwise there is no need to appoint the woman director। ऐसे ही लिखेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो ये एक चीज हो गई। दूसरा भी आपको समझ में आ गया कि भाई एक तो है कि क्वेश्चन पेपर में क्राइटेरिया ऐसा दिया है जिसका देयर इज नो कनेक्शन विद द लीगल क्राइटेरियाज इन द मेन प्रोविजन और इन द सेक्शन और इन द रूल्स। और दूसरा हो गया भाई लिंकेज है, लेकिन कंफ्यूज करने वाला लिंकेज है, कंफ्यूज टू क्रिएट द कंफ्यूजन। तो क्वेश्चन पेपर में जो क्राइटेरिया आपको दिया है वो इनडायरेक्टली लिंक्ड है विद द क्राइटेरियाज व्हिच आर गिवन बाय द लॉ मेकर, ताकि आप फंस जाओ, ताकि आप फंस जाओ और वो गुगली पड़ जाए और क्लीन बोल्ड हो जाओ, और वो जो पेपर चेकर आपका दिमाग अपने तरीके से चलाना चाहता है वो उसमें सक्सेसफुल हो गया। अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो गया जी, वोटिंग राइट की जगह हमने पेड अप कैपिटल पे घुमा दिया इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, या किसी और चीज को किसी और तरीके से घुमा दिया, अगर वो उसमें सक्सेसफुल हो गया तो आपके 0 आउट ऑफ 5 और आप उसके तरीके से चल पड़े। आपको अपने जो क्राइटेरियाज आपने याद किए हैं उस पर स्टिक करना है, और आंसर में पहले आपको अपने वो क्राइटेरियाज लिखने हैं जो सेक्शन में है, जो रूल में है। बाद में आना है कि भाई पेपर सेटर क्या बकवास कर रहा है, क्या बकवास कर रहा है, मतलब आप जो क्राइटेरिया दे रहे हो वो तो लॉ मेकर ने लिखा ही नहीं है, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो, लेकिन हम कंफ्यूज होंगे नहीं। समझ में आ गई बात? गेटिंग दैट? सो दिस इज समथिंग वेल। तो इस केस में भी आंसर में आप वही प्रिजम्पशन पे चलोगे, तो आंसर में आप दो प्रिजम्पशंस लेकर चलोगे, क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है और क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा है, दो प्रिजम्पशंस पे चलो। अब तीसरी चीज में जाने से पहले आपको बताऊंगा एक चीज जो मैंने आईसीएसआई की गड़बड़ देखी है पास्ट सजेस्टेड आंसर्स में, पास्ट गाइडलाइन आंसर्स में। आईसीएसआई ने दो प्रिजम्पशन लेने के बजाय एक ही प्रिजम्पशन ले लिया और उसी के बेस पे यस या उसी के बेस पे नो करके आंसर खत्म कर दिया। और मुझे बड़ा दुख होता है यार, मतलब अगर अगर वो उसके बेस पे बच्चों के पेपर चेक हो रहे हैं तो गड़बड़ हो जाएगी। मतलब आपने प्रिजम्पशन एक प्रिजम्पशन के बेस पे आंसर यस कर दिया, बच्चे ने दूसरी प्रिजम्पशन लेकर आंसर नो कर दिया, आपस में मैच नहीं हो रहा, उस बच्चे को आपने नंबर नहीं दिया, यू आर गिविंग ओनली 1 मार्क आउट ऑफ 5 कि भाई ऊपर लीगल प्रोविजन लिखा है उसका 1 नंबर पकड़ा दो, नीचे कंक्लूजन मैच नहीं हो रहा। तो मैं कहूंगा हमेशा दो प्रिजम्पशन लेकर दो आंसर लिखना, हमेशा, ताकि जो पेपर चेक, अगर मान लो आईसीएसआई दो प्रिजम्पशन लेकर दो आंसर लिख रहा है अपने गाइडलाइन आंसर्स में, अपने सजेस्टेड आंसर में, तो आप मैच कर रहे हो। और अगर आईसीएसआई ने अपने गाइडलाइन आंसर में सिंगल प्रिजम्पशन के ऊपर सिंगल आंसर लिखा है, वेल यस लिखा है या नो लिखा है वट, तो कम से कम आप दो प्रिजम्पशंस लेकर जब दो आंसर लिख रहे हो तो आईसीएसआई के एक आंसर को तो आपने मैच कर लिया ना। अरे भाई आपका क्वेश्चन साइलेंट है, हम क्या करें? आपका क्वेश्चन सही क्राइटेरिया के बारे में साइलेंट है, तो हम दो प्रिजम्पशन क्यों ना लें, हमारा हक है, साडा हक एथे रख। समझ में आ गई बात? तो हम तो दो प्रिजम्पशंस ही लेंगे और हम उसके बेस पे दो आंसर ही लिखेंगे, चाहे आईसीएसआई के गाइडलाइन आंसर में एक आंसर आए।
हम क्यों लें एक आंसर जब आपका मेन क्वेश्चन साइलेंट है? तो 2 प्रिजम्पशंस लेंगे और उसके बेस पे 2 आंसर लिखेंगे। लेकिन 4-4 प्रिजम्पशन लेने मत बैठ जाना, पता चलेगा जी 4-4 प्रिजम्पशन लेकर आप 4-4 आंसर लिख रहे हो। तो बात समझ में आ गई आपको? और ऐसे ही मैं कहूंगा फर्स्ट वाले के लिए भी और सेकंड वाले के लिए भी, दोनों के लिए हो गया कि यहां पर भी आप 2 प्रिजम्पशंस लेंगे और 2 आंसर्स लिखेंगे, और यहां पर भी आप 2 प्रिजम्पशंस लेंगे और 2 आंसर लिखेंगे। अब सुनो अगला वाला, कहाँ परेशान करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सेक्शन 186, और कंपनी के अंदर 2 क्राइटेरिया बता दिए उन्होंने, 60% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और 100% ऑफ फ्रीजर्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, विच एवर इज हायर। लिमिट के अंदर हैं तो बोर्ड रेजोल्यूशन, और हायर लिमिट के ऊपर जा रहे हैं तो स्पेशल रेजोल्यूशन। एग्जाम में इंफॉर्मेशन या तो आपको दोनों क्राइटेरिया के बारे में नहीं दी, और कह रहे हैं जी कंपनी ये लोन कर रही है, ये कंपनी फ्रेश लोन देना चाहती है टू द अदर बॉडी कॉर्पोरेट, बताओ जी लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो पहले तो लीगल प्रोविजन ही लिखेंगे और फिर साथ में कंक्लूजन में 3 कंक्लूजन या 2 कंक्लूजन बना देंगे। अगर हायर लिमिट के नीचे है तो ओनली यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, हायर लिमिट जंप हो रही है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन अंडर सेक्शन 186। सेक्शन 186 का बेस बनाकर चल रहा हूँ। एग्जाम में आपको क्वेश्चन पेपर में दोनों में से एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन दी है और एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो और आपको ये बता दिया कि हम फ्रेश ट्रांजेक्शन इतनी करना चाहते हैं, फिर आपको आंसर में 2 प्रिजम्पशन लेनी पड़ेगी। तो ये सेक्शन 186 के साथ हो चुका है एग्जाम में कि 2 में से एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन देते हैं, एक क्राइटेरिया की इंफॉर्मेशन गायब कर देते हैं। तो आपको ये चीज क्लियर कट बतानी पड़ेगी एग्जाम में, सिंस द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया, देयरफॉर वी आर टेकिंग 2 प्रिजम्पशंस कि हम हायर लिमिट के अंदर हैं तो ये होगा यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन, और अगर हम जो ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं वो हायर लिमिट के ऊपर है तो यूनानिमस बोर्ड रेजोल्यूशन प्लस स्पेशल रेजोल्यूशन दोनों चाहिए। गेटिंग दिस? बार बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। तो एग्जाम में इन क्वेश्चन पेपर क्या करेंगे, इन द क्वेश्चन पेपर ओनली 1 आउट ऑफ 2 रेलिवेंट क्राइटेरियाज आर गिवन। और मैंने पिछले दिनों में जब रिवीजन सीरीज करवाई, मैंने 7 क्वेश्चंस करवाए थे इसी टाइप के 186 के, जिसमें मैथमेटिकल क्वेश्चंस थे, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे। आई डिड 7 क्वेश्चंस इन माय सीरीज पिछले दिनों में। आई होप कि आपने वो किया होगा। मैंने बेस क्राइटेरिया भी पूरा करवाया था, और बेस क्राइटेरिया पूरा समझाने के बाद मैंने उसके बेस पे 7 एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स भी करवाए थे। तो अगर 7 पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन आंसर कहना चाहिए, आई डिड दैट वेल इन द रिवीजन सीरीज। तो उसमें ऐसा होता है कभी कभी दोनों क्राइटेरिया दे देते हैं, 100% वाला भी बताया, 60% वाला भी बताया, फुल इन्फॉर्मेशन दे दी, और मतलब इजी हो जाता है, आसान हो जाता है आंसर लिखना। और कभी कभी ऐसा होता है कि आंसर में गड़बड़ कर देते हैं, तो मतलब क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं, 2 में से एक क्राइटेरिया दिया और एक नहीं दिया। ओनली वन आउट ऑफ 2 रेलिवेंट क्राइटेरियाज आर गिवन, एंड क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द सेकंड क्राइटेरिया। तो फिर से आपको क्या करना है, प्रिजम्पशन के बेस पे ही चलना है, और 2 प्रिजम्पशंस लेकर 2 आंसर लिखने हैं। तो once again I'll say the same thing comes here also, और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 186 के साथ ऐसा करेंगे। तो क्राइटेरियाज याद करना एक वो चैलेंज है ही है, क्योंकि क्राइटेरियाज बहुत सारे हैं याद करने के लिए। और दूसरा चैलेंज क्या है कि एग्जाम में जब वो इस तरीके के गूगली क्वेश्चंस आते हैं तो उसको कैसे हैंडल करना है और प्रिजम्पशन के ऊपर कैसे चलना है। लेकिन इन सब केसेस में प्रिजम्पशन तो आप बाद में लोगे। फर्स्ट राइट द लीगल क्राइटेरिया गिवन बाय द लॉ मेकर, उसके बाद देन यू गो फॉर प्रिजम्पशन। तो आंसर के अंदर पहला काम तो आप क्या करोगे, फर्स्ट राइट द करेक्ट लीगल क्राइटेरिया एंड देन टेक 2 प्रिजम्पशंस। फर्स्ट राइट लीगल क्राइटेरिया जो लॉ मेकर ने दिया है, मतलब हम पेपर चेकर को ये बता रहे हैं कि देख भाई, तुम कितना भी कंफ्यूज करो, हम होते नहीं है कंफ्यूज, क्योंकि हमें लीगल क्राइटेरिया याद है। हम पक्के हैं, हम कच्चे खड़े नहीं हैं, किसी ने भी घुमाया और हम, या किसी ने भी तोड़ा और हम टूट गए। हम पक्के खड़े हैं, पक कर आए हैं, तो हमें कोई कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो फर्स्ट राइट लीगल क्राइटेरिया जो एज पर लॉ है, उसके बाद देन टेक 2 प्रिजम्पशंस। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को? तो ये गुगली के अंदर फंसना नहीं है आप लोगों को, बस याद रखना ये।